आज ये हमारी बीपीएससी पूर्वावलोकन की 4th क्लास है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का आगे का क्वेश्चंस। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक मैप से। आप लोग ये मैप देख सकते हैं, ये हमारा मौर्य एम्पायर है। पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं दिखाया था, आप इसमें देख लीजिए। ये जो रेड पॉइंट में जो दी गई हैं, पॉइंट करी गई हैं स्थान, ये मौर्य एम्पायर के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे। जैसे कि ये गिरनार, उज्जैन, सांची, बोध गया, बौद्ध धर्म रिलेटेड जो मतलब प्लेसेस थे। और आज यू नो मौर्य एम्पायर में बौद्ध धर्म को मतलब अशोक सम्राट वगैरह ने प्रोत्साहन किया था, तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग ये मैप से एक बार मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं कि अच्छा ये मौर्य एम्पायर है। और एक ये हमारा एक इमेज है, इसमें सम्राट अशोक के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें दी गई हैं। जैसे उनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र पटना में, और उनके माता पिता बिंदुसार, माता सुभ्रतांगी थी, रानी धर्मा। और इनके युद्ध के बारे में, जैसे 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, और इस नरसंहार में मतलब इनका ये ही युद्ध तो मेन है। इसी में ये नरसंहार से इतने ज़्यादा द्रवित हो गए थे कि बाद में इन्होंने इतने सारे शिलालेख वगैरह, और ये 13वां शिलालेख जो है इनका कलिंग युद्ध का ही वर्णन करता है। तो ये इनसे रिलेटेड एक स्पेशल इमेज है, मतलब बस ऐसे दिखा दिया आप लोगों को। तो आइए अब हम अपने बुक पे आते हैं। इसका ये क्वेश्चन, प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान में ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का हो जाएगा 3 पश्चिम बंगाल, और बी का हो जाएगा 4 ये प्रागज्योतिष जो है असम में आके मिलता है, और गिरनार जो ये गुजरात का है, और प्रतिष्ठान जो है ये महाराष्ट्र का है। इसका करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। ये जो जूनागढ़ जो है रुद्रदामन प्रथम का एक, जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम सम्राट जो थे इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला में उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापन की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी पुते हुए हैं। मीन्स ये 14 प्रज्ञापनों और स्कंदगुप्त के लेख की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख, दूसरी शताब्दी संस्कृत के शिलालेख, और सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील की जलाशय की मरम्मत। इसका आंसर हो जाएगा सी रुद्रदामन।
इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा? तो इसका हो जाएगा बिम कटफिशेस। ये जो है कुषाण शासक थे। नेक्स्ट है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। देखिए कि ये हमारा मैप है गुप्त युग से। ये सारा जो वाकाटक और ये पल्लव, लिच्छवी, मगध, ये सारा जो गुप्त काल का जो मैप है 400 ईस्वी, एम्पायर ऑफ गुप्ता, ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली एक्चुअली था। और ये एक हमारा इमेज है गुप्त युग से। आप उस टाइम का इसमें आर्किटेक्चर देख सकते हैं, उनके सिक्के देख सकते हैं कैसे होते थे, उस टाइम के कुछ आर्ट चित्र देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। और एक हमारा ये तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसका है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुडों को पराजित किया, इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त। ये हुडों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था 455 ईस्वी में, और ये आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था।
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है ये। नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये गुप्त युग में स्थापित हुआ था। निम्न में से कौन से नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कौटिल्य। कौटिल्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। ये जो अर्थशास्त्र है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे और ये अर्थशास्त्र की रचना भी इन्होंने कौटिल्य ने करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बारहवीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार पतन हो गया था और इसको रीज़न दिया गया क्योंकि इसको राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसका ये आंसर हो जाएगा ये बी। दोनों सही है बट व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट है फायान एक चीनी तीर्थयात्री था। इसका आंसर ये डी है। इसमें से कोई भी नहीं सही है। ये जो फायान थे ये एक चीनी यात्री थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और ये यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण जो है अपने ग्रंथ में दर्शाते हैं। और इन्होंने नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांच से मठ का भी वर्णन किया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री सुंगयुन भारत की यात्रा करी थी। ये 515 से 520 ईस्वी के बीच में आए हुए थे। और नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका हो जाएगा गुप्त काल। ये गुप्त काल में जो है नगर जो है क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो गए थे। इस वजह से इसका आंसर ये बन रहा है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसमें दिया गया है कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? इसका हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर 6वां भाग, ये इसका भी हो जाएगा 6वां भाग। किस प्रकार की भूमि को अपृहत हो जाएगा? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करिए। इसका हो जाएगा ये। एक्चुअली इन्होंने सबका किया था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ये आप लोग देख सकते हैं
इन्होंने मरु, शरपंकिल, सबला, जलप्राय, अनुपम, कच्छ, शर्करावती नदी, मातृक, देवमातृक, इसके सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका हो जाएगा हरिशेर। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है? तो इसका हो जाएगा इक्ष्वाकु। राजा प्रवर सेन के निम्नलिखित, इसका आंसर हो जाएगा